इस संबंध में मैं प्रेस के माध्यम से कह देना चाहूंगा कि बार बार वो लोग कह रहे हैं कि एसआई भर्ती पर सरकार निर्णय नहीं कर रही। तो एक बात तो स्पष्ट है कि एसआई भर्ती उनके कार्यकाल में हुई थी और उसमें गड़बड़ियां हुई थी, उस पर वो मोहर लगा रहे हैं। हमने एसआईटी का गठन किया। मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने जांच की और गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। चूंकि अब विषय न्यायालय में है, तो उस संबंध में आज हमारा कुछ कहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने के दरवाजे खोले हैं, 40,000 के लगभग नियुक्ति पत्र दे दिए और 12 जनवरी को फिर हम युवा साथियों को नियुक्ति पत्र देकर के उनको सरकारी नौकरी में अवसर देने का काम कर रहे हैं। 80,000 के लगभग विज्ञप्तियां जारी कर दी, जिससे कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। उनको रात को सपना दिखता है अपने राज का, जब अध्यापकों के ट्रांसफर पर पैसे लेकर के काम किया जाता था। स्वयं अशोक गहलोत जी ने उस समय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी थे, यहीं आपके बिरला ऑडिटोरियम में पूछा कि भाई ट्रांसफरों में पैसे तो नहीं लिए जाते, हाथ उठाओ। तो सारे टीचरों ने कुर्सी पे बैठ के, नहीं कुर्सी पे खड़े होके भी हाथ उठाए थे कि हमसे पैसा लिया जाता है। उस बात की सफाई नहीं दी इन लोगों ने। इन लोगों को बिल्कुल ही उस तरह की सोच नहीं है कि राजस्थान अब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकास की गति दौड़ रहा है। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने की ओर चले हैं। इनका जो ईआरसीपी का जो मुद्दा था, जनता को 5 साल तक गुमराह किया। लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे संभल में 1978 को हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले को लेकर एसपी और डीएम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट के जरिए 1978 के दंगों की जानकारी सरकार ने मांगी है। इस रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं, जैसे 1978 के दंगे में आखिर कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, दंगा होने के पीछे की वजह क्या थी और दर्ज केसों की वर्तमान में स्थिति क्या है। दंगों की एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो वहीं इसे लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। संभल में 1978 को हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर जिला प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के जरिए 1978 के दंगों की जानकारी सरकार ने मांगी है। इस रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब होंगे, जैसे 1978 के दंगे में कितने लोगों पर एफआईआर हुई, दंगा होने के पीछे की वजह क्या थी, दर्ज केसों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को सजा मिली, पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा मिला। 1 हफ्ते में सौंपनी है स्टेटस रिपोर्ट। बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को विधान परिषद में 1978 के दंगे में कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा था, जिस पर यूपी के गृह विभाग ने संभल के डीएम और एसपी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है
जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है, उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। कुछ दिनों पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा का सच छिपाया जा रहा है और उस सच को सामने लाना चाहिए। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे? हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? संभल में हिंसा का इतिहास बहुत ही पुराना है। वहां एक नहीं कई बार दंगे हो चुके हैं। संभल में 1978 में हुए दंगों में कई हिंदुओं की हत्या हुई थी। होली के 4 दिन बाद यानी 29 मार्च 1978 को आगजनी हुई थी। 29 मार्च 1978 को 40 से ज्यादा दुकानें जला दी गई थी। दावों के मुताबिक हिंदुओं को पहले लूटा गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने 30 लोगों को जिंदा जला दिया था। 30 लोगों की हत्या के बाद हिंदू परिवारों के संभल से पलायन करने का दावा। दावों के मुताबिक दंगों की शुरुआत में ही 184 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1978 में हुए संभल दंगों को लेकर शासन की तरफ से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए। 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं, तो क्यों खामोश थे? संभल को लेकर दिगंबर जैन समाज के युवा क्रांतिकारी संत मुनि आदित्य सागर महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस धर्म के अवशेष निकल रहे हैं वो स्थान उसी धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज के समय में राजनीतिक चीजों को अलग करके अपन देखें, अगर कहीं से कोई प्रतिमा जी या कहीं कोई तथ्य निकलता है तो फर्स्ट स्टेप भी होना चाहिए कि जो जिस दर्शन की है उस दर्शन वाले को दे देना चाहिए। और गवर्नमेंट को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसी संप्रदाय को देना चाहिए, क्योंकि चीज तो उनकी है, थोड़े दिन बाद भी निकली हो लेकिन हकदार तो वो ही है। 1978 में संभल में हुए दंगों की दोबारा जांच की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी, लेकिन संभल पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है। संभल पुलिस का कहना है कि दंगों की दोबारा जांच की खबरें अफवाह हैं। शासन की तरफ से 1978 में संभल में हुए दंगों की सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे 1 हफ्ते के अंदर सौंपना है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं वक्फ बोर्ड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में छिड़ गया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड, जांच के बाद कब्जे की 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। सीएम योगी के इस बयान पर जहां मौलानाओं ने आपत्ति जताई है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया है। वक्फ बोर्ड पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने सीएम योगी के बयान पर कड़ा एतराज जताया। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कभी कभी लगता है कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। योगी ने दावा किया कि जिस जमीन पर भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, उस 1-1 इंच जमीन को वापस लिया जाएगा और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। वहीं सीएम योगी के वक्फ पर दिए बयान को लेकर मौलाना और विपक्ष के नेता नाराज हैं और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी के बयान पर AIMIM ने भी निशाना साधा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया है।
और एक एक इंच जगह वापस ली जाएगी। उन पर शिक्षण संस्थान या गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। ये किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शर्मनाक बयान है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट से पास शुदा एक वक्फ एक्ट के तहत बना हुआ है। 1970 का गजट मौजूद है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपके सरकार के विभाग को भूमाफिया चला रहे हैं, तो आपने कितने भूमाफियाओं पे कार्रवाई की, किस भूमाफिया पे जांच बिठाई, किस भूमाफिया को जेल भेजा? आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने ही विभाग को भूमाफिया बता दे रहे हैं, अपने ही लोगों को, अपने कर्मचारियों को भूमाफिया बता रहे हैं। एसपी के सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि वक्फ बोर्ड का गठन सरकार करती है। 7 साल तक सरकार क्या करती रही? वक्फ बोर्ड का गठन जो है वो प्रदेश सरकार करती है। किसने कब्जा किया, कैसा कब्जा किया, तो उस प्रदेश सरकार को सब जानकारी है। और जहां तक मकान बनाने की बात है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड की सहमति से होता है। और वक्फ बोर्ड सरकार ने गठन कर रखा है। 7 साल में से देख रहे हैं किसका कैसा कब्जा किया है, वो सब जानकारी है। 7 साल से क्यों नहीं इन्होंने कब्जा मुक्त करा उनसे? इन्हीं के लोग तो हैं सब बैठे वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में इन्हीं के लोग बैठे हैं और इन्हीं के लोगों को कब्जा खाली करना होगा। परंतु इसमें एक कड़वा फैसला भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेंगे तो स्वागत योग्य होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो सरकार का कब्जा है वो भी खाली करें। वहीं बीजेपी का कहना है कि वक्फ की जो असंवैधानिक अराजकता है उसे संविधान के फ्रेम वर्क में लाना होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन जरूरी है। इनको समझना होगा कि जो वक्फ सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा, क्योंकि एक के बाद एक जो चीज़ें आ रही हैं उससे समाज में अलग अलग तरह का वक्फ के सिस्टम को लेकर के कंफ्यूजन भी है और आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। इसलिए उसको एक जो असंवैधानिक अराजकता है उस संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा। वक्फ पर सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बिल लाई है, जिसे जेपीसी के पास भेजा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। डीएम जमीन के मालिकाना हक को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। अगर सरकारी संपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां पर तैयारियां अंतिम रूप में हैं और 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत होने वाली है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है और इस बार प्रयागराज 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। वहीं 2013 में महाकुंभ और 2019 में आखिरकार कैसा कुंभ रहा है, इसी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। अध्यात्म, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि के संगम महाकुंभ की तैयारियां अंतिम रूप में हैं और 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2025 महाकुंभ से विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस बार के महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो 12 साल लगातार 12 वर्षों तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। इसीलिए इस बार महाकुंभ में योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसी नई सुविधाएं प्रदान करने जा रही है, जिससे प्रयागराज इन 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। वही बात अब पिछले महाकुंभ और कुंभ के रोचक आंकड़ों की करें तो 2013 महाकुंभ 55 दिनों तक चला था। 20 वर्ग किलोमीटर में मेला क्षेत्र था। तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आए थे।
सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए महाकुंभ मेले पर खर्च किए थे। महाकुंभ मेले में 6000 टन गेहूं, 16500 टन चीनी, 9600 टन चावल खाया गया था। वहीं महाकुंभ मेला 2013 में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेला क्षेत्र में 12 हेल्थ सेंटर बनाए गए थे। 243 डॉक्टर, 257 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई थी। लोगों की सुरक्षा के लिए 2013 महाकुंभ मेला क्षेत्र में 30 पुलिस स्टेशन, 71 पोस्ट बनाकर 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं बात 2019 में हुए कुंभ मेला की करें तो उस वक्त सूबे में योगी सरकार ने महाकुंभ 2013 से 3 गुना ज्यादा बजट कुंभ 2019 के लिए आवंटित कर लोगों के बीच बड़ा संदेश दिया था। 55 दिनों तक चले कुंभ 2019 में तकरीबन 12 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे। 45 वर्ग किलोमीटर तक मेला क्षेत्र फैला हुआ था। योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए मेले पर खर्च किए थे। मेला क्षेत्र में 1000 सीसीटीवी लगाए गए थे। 250 किलोमीटर की नई सड़क बनाई गई। 40,700 एलईडी लाइट्स मेला क्षेत्र में लगाई गई थी। 22,000 टॉयलेट बनाए गए। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी पर 22 पॉन्टन ब्रिज बनाए गए। कुल मिलाकर कुंभ 2019 का सफल आयोजन 2013 महाकुंभ से कई मायनों में बेहतर रहा। वहीं इस बार के महाकुंभ में योगी सरकार 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटी हुई है। मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। भक्ति और आस्था के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महाकुंभ के अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ क्षेत्र में पहली बार एक डोम सिटी बनाई गई है। यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह बेहद आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गंगा के किनारे 15 फीट की ऊंचाई पर बने डोम सिटी में एक दिन में रहने का किराया है 1,11,000 रुपए। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। साधु संतों का डेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई नए रिकॉर्ड अपने नाम करेगा जो आने वाले समय के लिए इतिहास बनेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पहले से काफी बेहतर होंगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कई नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं को पहली बार महाकुंभ में डोम सिटी में रहने का आनंद मिलेगा। महाकुंभ क्षेत्र में तैयार हो रही डोम सिटी में ठहरकर किसी हिल स्टेशन जैसा अनुभव ले पाएंगे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि हमारी कोशिश बस यही रही है कि महाकुंभ में जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे उनको हम कितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वही कोशिश थी। गंगा नदी के किनारे बनाई जा रही डोम सिटी में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और डोम सिटी के अंदर की सुविधाओं को अपने कैमरे में कैद किया। ये देखिए डोम का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बना है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी और भी बहुत कुछ है, वो हम आपको अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे। यहां से हम एंटर करेंगे और आप जब यहां अंदर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी आलीशान होटल में हैं, ऐसा आपको फील आएगा। आप देख सकते हैं कि यहां कितना खूबसूरत इंटीरियर के माध्यम से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। यहां जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया है, पूरा ये जो देख रहे हैं डोम सिटी का डिजाइन, झूमर आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये नजारा जो है ये गंगा जी का नजारा है। इधर बिल्कुल फ्रंट पर गंगा जी आपको दिखेंगी। महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी का निर्माण हुआ है।
15 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण हो रहा है। इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 220 रहेगी। डोम सिटी के डायरेक्टर ने डोम में रहने के किराए को लेकर बताया कि त्योहारों के मौके पर डोम सिटी के एक दिन का किराया 1,11,000 और दूसरे दिनों में 81,000 रुपए होगा। ये जो डोम आप देख रहे हैं, जो ओवरहेड डोम्स हैं 15 फुट की ऊंचाई पर, इनमें हम पर्व के दिनों में 1,11,000 और सामान्य दिनों में 81,000 रुपए चार्ज करेंगे। और नीचे जो वुडन कॉटेज हैं वहां पर पर्व के दिनों में 61,000 और सामान्य दिनों में 41,000 रुपए। ये 2 लोगों का है, इसमें 2 लोग शामिल हैं, ये पर पर्सन नहीं है, ये पर अकोमोडेशन है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसे लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ में कई नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट की है। दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से शिष्टाचार भेंट के अवसर पर मैंने उन्हें राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम कुसुम योजना के तहत 5,000 मेगावाट के आवंटन की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि RUVNL को 5,000 मेगावाट की नवीन क्षमता आवंटित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अभिनंदनीय निर्णय न केवल राजस्थान के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा बल्कि राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करेगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जाएगा। ये ट्वीट सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है और उन्होंने लिखा कि क्रांतिकारी निर्णय हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी समेत भारत सरकार का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। ये जो ट्वीट है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रहलाद जोशी का आभार सीएम ने प्रकट किया है। 5,000 मेगावाट की नवीन क्षमता राजस्थान को आवंटित करने को लेकर के सीएम ने एक्स पर जानकारी दी है और ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। और इसी के